दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में सीधे डाइव करते हैं। आज हम एक ऐसे पैराडॉक्स की बात करेंगे जो फाइनेंस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। देखिए, आर्थिक सफलता ना इंटेलिजेंस या कॉम्प्लेक्स मैथ का नतीजा नहीं होती। ये पूरी तरह से इंसानी बर्ताव यानी ह्यूमन बिहेवियर पर निर्भर करती है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट्स और डेटा एनालिस्ट्स कभी-कभी बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, और वही दूसरी तरफ एक आम इंसान जो बस थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाता है, वो एक फॉर्च्यून बना लेता है। ये इस बात का सबूत है कि वेल्थ बिल्डिंग कोई आईक्यू टेस्ट नहीं है, ये एक बिहेवियरल साइंस है। दिमाग कितना तेज है, इससे लाख गुना ज्यादा जरूरी ये है कि पैसों के मामले में बर्ताव कैसा है। हम लोग अक्सर फाइनेंस को फिजिक्स की तरह देखते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स है, परफेक्ट फॉर्मूलाज हैं, लेकिन असल दुनिया में फाइनेंस फिजिक्स बिल्कुल नहीं है। ये साइकोलॉजी है। यहाँ इमोशंस काम करते हैं, डर और लालच का असर होता है। फिजिक्स में ग्रेविटी का रूल सब पर एक जैसा लगता है, उसमें कोई न्यूआंस नहीं होता। पर फाइनेंस हमारी भावनाओं से चलता है। इंसान क्या जानता है, उससे कहीं ज्यादा मैटर ये करता है कि वो बिहेव कैसे करता है। तो चलिए बात करते हैं चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की उस ताकत के बारे में जो सच में दिमाग हिला देती है। कंपाउंडिंग की ताकत को एक कमाल के ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। व्लादिमीर कोपन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक गजब की खोज की थी। उन्होंने बताया कि आइस एजेस यानी हिमयुग किसी भयानक ठंड वाली सर्दियों की वजह से नहीं आए थे। वो आए थे थोड़ी सी ठंडी गर्मियों की वजह से। जब गर्मियों में बर्फ पूरी नहीं पिघलती तो थोड़ी सी बच जाती है। अगले साल उस पर और बर्फ गिरती है, और सदियों तक ये छोटी छोटी बची हुई बर्फ कंपाउंड होकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल देने वाली एक अनस्टॉपेबल ताकत बन जाती है। कंपाउंडिंग का असर बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस कॉन्सेप्ट को दो दिग्गज इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल से और डीपली देखते हैं। जिम साइमंस हैं, जिनका एनुअल रिटर्न करीब 66% रहा है, और दूसरी तरफ वॉरेन बफेट हैं, जिनका एनुअल रिटर्न लगभग 22% है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो साइमंस दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, लेकिन वॉरेन बफेट उनसे 75% ज्यादा अमीर हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि बफेट ने कई दशकों पहले, जब वो बच्चे थे, तभी से कंपाउंडिंग शुरू कर दी थी। ये आंकड़ा सुनकर दिमाग चकरा जाता है। वॉरेन बफेट की टोटल दौलत लगभग $84.5 बिलियन में से $81.5 बिलियन उनके 65th जन्मदिन के बाद आई हैं। है ना माइंड ब्लोइंग? इंसानी दिमाग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आसानी से समझ नहीं पाता। उनकी आर्थिक कामयाबी का असली राज सिर्फ इन्वेस्टिंग स्किल नहीं है, बल्कि उनका दिया गया लंबा वक्त है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स पाना ही सबसे अच्छी इन्वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि जो रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं उनको लंबे समय तक दोहराना लगभग नामुमकिन होता है। असली जीत तो उन प्रिटी गुड यानी ठीक ठाक रिटर्न्स में है, जिन्हें बिना रुके लगातार एक बहुत लंबे अरसे तक मेंटेन किया जा सके। यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है। अब आते हैं इस चर्चा के एक और पहलू पर, टेल्स यू विन, द मैथ ऑफ फेलियर, यानी हारने के बाद भी जीतने का गणित। एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव डेटा देखते हैं। रसल 3000 इंडेक्स का लंबा रिकॉर्ड दिखाता है कि लगभग 40% बड़ी कंपनीज वक्त के साथ अपनी सारी वैल्यू खो देती हैं। वो पूरी तरह फेल हो जाती हैं। फिर भी ओवरऑल इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 7% ऐसी आउटलायर कंपनीज होती हैं जो इतना जोरदार मुनाफा कमाती हैं कि वो पूरे इंडेक्स के नुकसान को भर देती हैं। इसे टेल इवेंट्स कहते हैं, जहां आखिरी किनारे पर होने वाले रेयर इवेंट्स पूरा गेम चलाते हैं। वेंचर कैपिटल की दुनिया में भी यही मेथड अप्लाई होता है। वहां 65% स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा देते हैं, लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री को जिंदा कौन रखता है? सिर्फ एक छोटा सा 0.5% का हिस्सा, जो 50 गुना से भी ज्यादा रिटर्न्स देता है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स नाकाम होती हैं, और इस आम बात को स्वीकार करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और इसे आर्ट कलेक्टर हांस बर्ग क्रून की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने हजारों आर्ट पीसेस खरीदे, जिनमें से ज्यादातर की कीमत कभी बढ़ी ही नहीं, लेकिन उनके पास जो कुछ पिकासोस और मैट्रिसेस निकल गए, उन्होंने पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू आसमान पर करीब $1 बिलियन के पार पहुंचा दी। एक बड़ा और धैर्य वाला नेट फेंकना जरूरी है, ताकि जब वो मैसिव टेल इवेंट हो तो उसका फायदा मिल सके। अगला मुद्दा है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच, अमीर बनना और अमीर बने रहना। ये दोनों बिल्कुल अलग माइंडसेट्स हैं। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, और कभी-कभी अपने ईगो को आगे रखना पड़ता है। लेकिन पैसा बचाकर रखने के लिए इसका बिल्कुल उल्टा करना होता है। वहां थोड़ा डर,
ह्यूमिलिटी और कॉशन जरूरी होता है। इस बात का सबूत यह है कि हर 10 साल में फोर्ब्स 400 लिस्ट में 20% नए लोग आते हैं और पुराने बाहर हो जाते हैं। दौलत बचाकर रखना वाकई एक रेयर स्किल है। देखिए, वर्ल्ड वॉर II के स्टैलिनग्राड की एक बड़ी अजीब स्टोरी है। वहां 104 जर्मन टैंक्स रिजर्व में रखे थे, पर जब जरूरत पड़ी तो वो बेकार निकले क्योंकि चूहों ने उनकी इंटरनल वायरिंग खा ली थी। ऐसे अनजान फील्ड माइस इवेंट्स के लिए कोई एडवांस प्लान नहीं कर सकता। बस एक ही तरीका है, एक डीप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। वॉरेन बफेट की सच्ची कामयाबी भी यही है। उन्होंने 14 अलग अलग आर्थिक मंदियों में घबराकर पैनिक सेल नहीं किया। वो उधार पर निर्भर नहीं रहे, उन्होंने बस सरवाइव किया, और इस सर्वाइवल ने कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का वक्त दिया। अब ये कहानी लक और रिस्क दोनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल गेट्स दुनिया के उन कुछ चुने हुए हाई स्कूल्स में से एक में थे जहां 1968 में कंप्यूटर टर्मिनल मौजूद था। ये उनका लक था। लेकिन उनके एक बहुत ही होशियार दोस्त थे, केंट एवंस, जिनमें भी वैसी ही क्षमता थी, पर एक ट्रैजिक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। ये रिस्क था। फाइनेंशियल आउटकम्स हमेशा कोशिशों का नतीजा नहीं होते। उन पर उन एलिमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो यहां एक बहुत ही गहरा और इमोशनल सवाल उठता है, असली दौलत आखिर है क्या? What is true wealth? हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी बन चुकी है कि लग्जरी गाड़ियों और बड़े घरों को देखकर हम सोचते हैं कि लोग अमीर हैं, लेकिन ये एक कॉग्निटिव एरर है। जो चीजें हमें दिखती हैं वो असल में खर्च किया गया पैसा है। जैसा कि रिहाना के फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक बार उन्हें समझाते हुए कहा था, क्या सच में ये बताने की जरूरत है कि अगर चीजों पर पैसा खर्च करेंगे तो आखिर में सिर्फ चीजें बचेंगी, पैसा नहीं? एकदम आहा मोमेंट है ये। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ट्रू वेल्थ वो आमदनी है जो खर्च नहीं की गई, वो चॉइसेस हैं जो अभी तक ली नहीं गई। दौलत का सबसे बड़ा और असली डिविडेंड कोई लग्जरी आइटम नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और अपने वक्त पर मुकम्मल कंट्रोल होना है। यही फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी करेंसी है। और इसी से जुड़ा हमारा आखिरी हिस्सा, द साइकोलॉजी ऑफ इनफ, यानी काफी है का मनोविज्ञान। इन्वेस्टर्स के लिए यहां कुछ बेहद प्रैक्टिकल, एक्शनेबल बातें हैं। देखिए, एक कोल्डली रैशनल, परफेक्ट स्प्रेडशीट वाली स्ट्रैटेजी से कहीं बेहतर है एक रीजनेबली रैशनल अप्रोच अपनाना। ऐसी स्ट्रैटेजी चुनिए जो रात में चैन की नींद सोने दे। हर फैसला मैथमेटिकली परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस इतना जरूरी है कि उस फैसले के साथ चैन से जिया जा सके। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है, यानी वॉलेटिलिटी, उसको एक जुर्माना या फाइन मत मानिए। वो एक एडमिशन फी है जो बेहतर कल के लिए देनी पड़ती है। सोचिए, नेटफ्लिक्स जब 35,000% ऊपर गया तो उस सफर के 94% दिन उसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा था। इसलिए सेविंग्स बढ़ाने के लिए ईगो तो दबाना होगा और सोशल कंपैरिजन के चक्कर में बार बार अपने फाइनेंशियल गोल्स को आगे बढ़ाना बंद करना होगा। और इसी थॉट के साथ हम आज के इस फाइनल सवाल पर आते हैं। बाकी दुनिया जो गेम खेल रही है उसे भूल जाइए। खुद की आज़ादी और वक्त पर कंट्रोल पाने के लिए इनफ यानी काफी की परिभाषा क्या है? क्योंकि जब तक ये ना पता हो कि फिनिश लाइन कहाँ है, तो चाहे कितना ही मैथ लगा लिया जाए, फाइनेंशियल सफलता अधूरी ही रहती है। यही थे आज के इनसाइट्स। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और जोरदार चर्चा के साथ।